हाय फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। आप सभी का बहुत वेलकम है ऐसे क्लासेस में। दोस्तों, आज का हमारा टॉपिक है पेमेंट ऑफ वेजेस एक्ट 1936 में पार्ट 2। पार्ट 1 में दोस्तों हमने पेमेंट ऑफ वेजेस एक्ट से रिलेटेड बहुत सारे बेसिक डिटेल्स देखे। इस एक्ट को लाने के पीछे की क्या वजह थी वो देखा। फिर ये एक्ट आया तो क्या क्या रुकावटें आई, क्या क्या प्रॉब्लम हुआ, ये सब कुछ हमने देखा। अब पेमेंट ऑफ वेजेस एक्ट में जब हमने बेसिक क्लियर किया, वेजेस समझा, क्या क्या इस्टेब्लिशमेंट है वो समझा, अब हम बात करते हैं पेमेंट ऑफ वेजेस एक्ट में रूल्स की। मतलब अब हम और इन डेप्थ जाते हैं पेमेंट ऑफ वेजेस एक्ट को लेकर। सो दोस्तों, अगर अभी तक आपने पेमेंट ऑफ वेजेस एक्ट का पार्ट 1 नहीं देखा है तो आपकी बेसिक क्लियर नहीं होगी, तो पहले आप वो देखें, देन आप पार्ट 2 में आए। पार्ट 1 की लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। सो दोस्तों, पेमेंट ऑफ वेजेस एक्ट 1936, रूल्स फॉर पेमेंट ऑफ वेजेस। पेमेंट ऑफ वेजेस, वेज पे करने के लिए कुछ रूल्स बनाए गए हैं, जिसे हम पढ़ते हैं सेक्शन 3 to 6, 3, 4, 5, 6 के अंदर। ओके, वेजेस को पे करने के लिए क्या क्या रूल है, जिससे मज़दूर जो हैं, एम्प्लॉयज़ जो हैं, उनको किसी भी तरीके की दिक्कत ना हो और उन्हें उनका वेज, उनका जो हक है, वो जो मेहनत करते हैं वो उन्हें टाइम पे मिल जाए। सो सबसे फर्स्ट सेक्शन 3 देखते हैं। सेक्शन 3 में बताया गया है, एवरी एम्प्लॉयर लाइबल टू पे सैलरी। हर एम्प्लॉयर को सैलरी पे करना होता है। सैलरी कह लीजिए या फिर वेज कह लीजिए, रेम्युनरेशन कह लीजिए, सब एक ही है कि ये सब पे करना होता है। अब जैसे कि अगर हम बात करें एम्प्लॉयर कौन कौन होते हैं, सेक्शन 3 के अंदर में इंक्लूडेड है एम्प्लॉयर्स इंक्लूड मैनेजर। तो अगर फैक्ट्री की बात हो तो जैसे फैक्ट्री में मैनेजर होता है, तो मैनेजर रिस्पॉन्सिबल होता है कि वो सारे एम्प्लॉयज़ को टाइम पे सैलरी दे दे। उसके बाद सुपरवाइज़र। अब जैसे कोई इंडस्ट्रियल इस्टेब्लिशमेंट है, वहाँ पर एक सुपरवाइज़र रखा गया है जो ये सब चीज़ें चेक करेगा। तो यहाँ पर सुपरवाइज़र की रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है कि वो सबका जो पेमेंट है वो टाइम पर करे। अगर वो पेमेंट टाइम पर नहीं करता है तो लाइबल ये सारे लोग होंगे जो ऑथराइज थे पेमेंट करने के लिए। फिर जैसे कॉन्ट्रैक्टर, बिल्डिंग जो बनाते हैं कॉन्ट्रैक्टर लोग, तो कॉन्ट्रैक्टर के केस में डायरेक्टली कॉन्ट्रैक्टर लाइबल होता है सैलरी पे करने के लिए। अब जैसे अगर हम रेलवे एडमिनिस्ट्रेशन की बात करें, तो रेलवे में जैसे रेलवे एडमिनिस्ट्रेशन ही किसी को चूज़ करती है कि वो पर्सन ऑथोराइज़ किया जाएगा पेमेंट करने के लिए टाइम पे। अगर वो पेमेंट नहीं करता है तो लाइबल वो पर्सन होगा। ऐसे ही अगर हम इंडस्ट्रियल इस्टेब्लिशमेंट की बात करें तो वहाँ पर सुपरवाइज़र वगैरह को रखा जाता है। ओके, हर तरह के इस्टेब्लिशमेंट में लोगों को सेलेक्ट किया जाता है जो कि लाइबल होते हैं सैलरी पे करने के लिए। अगर ये टाइम पर सैलरी पे नहीं करेंगे तो फाइन इन्हें ही पे करना पड़ेगा। ये हमने देखा सेक्शन 3 में एम्प्लॉयर इंक्लूड्स दिस। अब हम चलते हैं सेक्शन 4 की तरफ। सेक्शन 4 बोलता है वेज पीरियड। वेजेस कैन बी पेड डेली, वीकली, फोर्टनाइटली। फोर्टनाइटली का मतलब होता है 15 दिन, एंड मंथली ओनली। दोस्तों, वेजेस सिर्फ या तो डेली बेसिस पे हो सकता है, डेली दो, या तो वीकली दो, या फिर 15 दिन में दो, या फिर 30 दिन में दो। उससे ज़्यादा दिन में वेजेस पे नहीं हो सकता। ये पेमेंट ऑफ वेजेस एक्ट के अंदर में रूल है। अगर कोई चाहेगा कि वो क्वार्टरली यानी कि 3 महीना, 2 महीना, 6 महीना इस पर वेजेस दे, तो ये बिल्कुल भी अलाउ नहीं है और इस पर फ़ाइन लग सकता है। वेजेस सिर्फ कैसे पे कर सकते हैं, डेली, वीकली, फोर्टनाइटली एंड मंथली। दोस्तों, इसके ऊपर MCQ क्वेश्चन आता है कि वेजेस कैसे पे कर सकते हैं, क्या क्वार्टरली पे कर सकते हैं, तो नो, ओनली मंथली लास्ट। फिर लिखा है नो वेज पीरियड शैल एक्सीड 1 मंथ, और वेज पीरियड 1 महीने से ज़्यादा एक्सीड नहीं कर सकता। वही जो हमने यहाँ पर पढ़ा, मंथली ओनली। ओके, बहुत ही इंपॉर्टेंट है कि 1 महीने से ज़्यादा आप वेज पीरियड को एक्सटेंड नहीं कर सकते। तो हमने 3 में देखा एवरी एम्प्लॉयर, कौन कौन एम्प्लॉयर इंक्लूड करता है। फिर नेक्स्ट हमने देखा वेज पीरियड, कैसे वेज पे होगा। अब नेक्स्ट हम सेक्शन 5 में देखते हैं। तो सेक्शन 5 में है टाइम ऑफ पेमेंट ऑफ वेज। अब इसका टाइम पीरियड क्या है। अगर लेस देन 1000 एम्प्लॉय हो, कोई भी ऐसा इंडस्ट्रियल इस्टेब्लिशमेंट हो, इंडस्ट्रियल इस्टेब्लिशमेंट में क्या क्या आता है वो हमने ऑलरेडी अपने प्रीवियस पार्ट 1 में देख रखा है। अगर किसी भी इंडस्ट्रियल इस्टेब्लिशमेंट में 1000 से कम एम्प्लॉय होते हैं तो उन्हें बिफोर 7th, जैसे सपोज़ अगर फेब का मंथ चल रहा हो तो मार्च में
7th के पहले सैलरी पे करनी पड़ेगी। और किसी भी इंडस्ट्रियल इस्टेब्लिशमेंट में अगर मोर देन 1000 एम्प्लॉई हो, 1000 से ज़्यादा एम्प्लॉई काम करते हों, तो वहाँ पर बिफोर 10th, ओके, मतलब अगर सैलरी जैन का ड्यू है, मतलब पूरा जनवरी काम किया एम्प्लॉयज़ ने, तो उन्हें सैलरी फरवरी के 10 तारीख के पहले मिल जानी चाहिए। फिर नेक्स्ट है टर्मिनेटेड एम्प्लॉई। टर्मिनेटेड एम्प्लॉई मतलब जिस एम्प्लॉई को कंपनी निकाल रही हो, सो ऐसे एम्प्लॉय को बिफोर 2nd डे ऑफ टर्मिनेशन, जिस दिन उन्हें निकाला उनके 2 दिन के अंदर में उनका जो भी सैलरी ड्यू है वो पे करना पड़ेगा एम्प्लॉय को। ओके, देन पेमेंट ओनली ऑन वर्किंग डे। पेमेंट सिर्फ वर्किंग डे में ही दिया जाता है, जैसे कि अगर सपोज सैटरडे हो, नेशनल हॉलीडे हो, तो इन सब में पेमेंट नहीं दिया जाएगा। उस टाइम अगर ये 7th या 10th पड़ जाता है तो या तो उसकी एक दिन पहले या फिर एक दिन बाद। अब वो हर इंडस्ट्रियल इस्टेब्लिशमेंट पे डिपेंड होता है। अब नेक्स्ट है सेक्शन 6, जो कि बात करता है वेजेस शैल बी पेड ऑन, किस टाइप से हम वेजेस पे करेंगे। दोस्तों इसमें अमेंडमेंट है, पहले था करंट कॉइन एंड करेंसी, सिर्फ इसमें ही वेजेस पे हो सकता था, लेकिन अब डिजिटलाइजेशन का ज़माना है, तो यहाँ पर चेक और बैंक में डिपॉजिट करके भी वेजेस पे किया जा सकता है। ओके, सो पेमेंट ऑफ वेजेस एक्ट में हमने देखा कि यहाँ पे हमने 4 सेक्शन कवर किए, 3, 4, 5 एंड 6। 3 में हमने देखा हर एम्प्लॉयर को सैलरी पे करना होगा और वो एम्प्लॉयर कौन है वो देखा। सेक्शन 4 में हमने देखा वेज पीरियड, यानी कि डेली बेसिस, मंथली बेसिस। फिर सेक्शन 5 में हमने देखा क्या टाइम पीरियड होगा, 1000 एम्प्लॉयज़ से कम है या फिर 1000 एम्प्लॉयज़ से ज़्यादा है, या फिर एम्प्लॉय को टर्मिनेट किया गया है। फिर हमने देखा कि वेजेस शैल बी पेड ऑन, सेक्शन 6 में, कि किस बेसिस पे हम वेजेस पे कर सकते हैं, जैसे कि करेंट कॉइन में, करेंसी में, चेक में या फिर बैंक में। ओके, सो ये था रूल फॉर पेमेंट ऑफ वेजेस, किस किस रूल से हम वेजेस पे कर सकते हैं। अब आगे की टॉपिक हम देखते हैं। ओके दोस्तों, नेक्स्ट टॉपिक है हमारा मेंटेनेंस ऑफ रजिस्टर्स एंड रिकॉर्ड्स। अब हम नेक्स्ट टॉपिक में देखते हैं कि हर एम्प्लॉयर को रजिस्टर्स एंड रिकॉर्ड्स मेंटेन करने पड़ते हैं। ओके, ये गवर्नमेंट की तरफ से एकदम कड़ा रूल हम कह सकते हैं कि पेमेंट ऑफ वेजेस एक्ट के अंदर सेक्शन 13A में रूल है कि रजिस्टर एंड रिकॉर्ड्स को मेंटेन करना पड़ेगा। सो एवरी एम्प्लॉयर शैल मेंटेन रजिस्टर्स एंड रिकॉर्ड्स। हर एम्प्लॉयर को एक रजिस्टर या तो वो फिज़िकल मोड में हो, कॉपी वगैरह में, रजिस्टर में, या फिर वो ऑनलाइन भी आजकल होता है, तो रजिस्टर्ड एंड रिकॉर्ड मेंटेन करना पड़ेगा। उस रजिस्टर में क्या क्या लिखना पड़ेगा? सो 4 चीज़ें। फर्स्ट है पर्सन एम्प्लॉयड बाय हिम, कौन कौन पर्सन उसके अंदर में काम करता है। नेक्स्ट वर्क परफॉर्म्ड बाय देम, और वो लोग क्या क्या वर्क परफॉर्म्ड करते हैं, कौन सा पर्सन क्या वर्क परफॉर्म्ड करता है। फिर वेजेस पेड टू देम, उन्हें कितना वेजेस दिया जाता है, कब मिला उन्हें वेजेस, ये सब कुछ मेंटेन करना पड़ेगा। एंड लास्ट डिडक्शन फ्रॉम वेजेस, और उस वेजेस से कितना डिडक्शन हुआ, अगर कुछ डिडक्शन हुआ तो क्यों हुआ वो रीज़न। ओके, सो यहाँ पर 4 चीज़ें मेंटेन करनी पड़ती है हर एम्प्लॉयर को। अगर वो नहीं करता है तो वो लाइबल होगा, उसे पेनल्टी लगेगी। टू बी मेंटेन्ड एट लीस्ट फॉर 3 years आफ्टर द लास्ट एंट्री मेड, और ये कॉपी कब तक मेंटेन करना पड़ेगा? सो 3 years। अगर इस साल हमने रजिस्टर बनाया तो उसके नेक्स्ट 3 years तक हमें वो रजिस्टर को मेंटेन करके रखना है। अगर उससे ज़्यादा हम रखना चाहते हैं तो ये हमारे लिए, लेकिन गवर्नमेंट हमें ऑथराइज़ करती है कि हम एटलीस्ट 3 years तक तो मेंटेन करें ही। ओके, कि हमने क्या क्या ये चारों एंट्रीज़ किए हैं। दोस्तों पेमेंट ऑफ वेजेस एक्ट जो आया है ना, वो रॉयल कमेटी के रिकमेंडेशन पे आया है। रॉयल कमेटी ने रिकमेंड किया था कि पेमेंट ऑफ वेजेस एक्ट आना चाहिए, क्योंकि जैसा कि हम देख सकते हैं पेमेंट ऑफ वेजेस एक्ट हमारे फ्रीडम के पहले आया था। इंडिया के फ्रीडम के पहले जो एक्ट आया, तो सकते हैं कि हमारे मज़दूरों की क्या हालत रही होगी। सो इन सब को देखते हुए रॉयल कमेटी ने ये रिकमेंड किया कि पेमेंट ऑफ वेजेस एक्ट आना चाहिए, कि हर मज़दूर को उसका हक बहुत ही अच्छे तरीके से मिले, जो सच्चा तरीका है उससे मिले। सो दोस्तों सेकंड पार्ट में हमने देखा रूल्स फॉर पेमेंट ऑफ वेजेस एंड रजिस्टर एंड रिकॉर्ड मेंटेन करना। अभी नेक्स्ट पार्ट में हम बहुत सारी इन्फॉर्मेशन देखने वाले हैं पेमेंट ऑफ वेजेस एक्ट से रिलेटेड, जैसे कि डिडक्शंस, ओके, फ़ाइन, पेनल्टी और भी बहुत सारी चीज़ें। तो आपको वीडियो अगर अच्छी लगी तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें, जिससे मैं जो भी लॉ एंड एक्ट की वीडियो लेकर आऊँ वो आपको मिल जाए, आपसे मिस ना हो। और
दोस्तों मैं इससे रिलेटेड MCQ भी लेकर आऊँगी, तो वो भी देखने के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दें। और वीडियो अगर अच्छी लगी हो तो एक कमेंट और लाइक ज़रूर कर जाएं। और अगर किसी भी तरीके की प्रॉब्लम हो, कुछ समझ में नहीं आए, तो आप डायरेक्टली मुझे मैसेज कर सकते हो। आपको सारी इन्फॉर्मेशन नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। मेल कर सकते हो आप मुझे, या कमेंट कर सकते हो, या फिर व्हाट्सएप पे डायरेक्ट मैसेज कर सकते हो। ओके, तो मैं जो आपको पढ़ा रही हूँ, अगर आपको इसके समराइज नोट्स चाहिए जैसा कि मैंने क्लास में बनाया है ये, फिर लास्ट मिनट नोट्स जो कि आप एग्ज़ाम में पढ़ोगे, ईजिली वे में आप पढ़ सको इंपॉर्टेंट चीज़ें, इससे रिलेटेड MCQs, PDF, ये सब कुछ अगर चाहिए तो आप मुझे मेल कर सकते हो या फिर व्हाट्सएप पे मैसेज कर सकते हो। आप कमेंट में भी मुझे बता सकते हो। ओके, आपको वो सब मिल जाएंगे। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही। नेक्स्ट पार्ट में और भी न्यू इन्फॉर्मेशन के साथ हम लोग मिलते हैं।